हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आप लोगों को इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी धीरे धीरे। Human Resource Accounting. Human Resource Accounting's HRA is the process of identify and reporting investment made in the human resource of an organization that are presently unaccounted for and conventional accounting practices. It is an expansion of standards accounting principle. Human resource accounting वो प्रोसेस होती है जो आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट देने में कि हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो है और वो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा की गई है। अनअकाउंटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स है हमारे टू फर्निश कॉस्ट वैल्यू इंफॉर्मेशन ऑफ मेकिंग प्रॉपर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजन अबाउट एक्यूरिंग allocating development and maintain human resources in order to achieve cost effective organizational objective। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी कोस्ट है वैल्यू इन्फॉर्मेशन मेकिंग प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट हम चीज़ों का कर लें एंड डिसीजन ले पाएँ। और जो हमारे एलोकेटिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेन हम ह्यूमन रिसोर्सेज को जो करते हैं वो हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हम कर पाएँ कि हमारी जितनी हमने कॉस्ट लगाई है वो हमारी अचीव हो पाए, वो हमारी फुल्ली यूटिलाइज हो जाए। सेकेंड हमारा पॉइंट है टू मॉनिटर इफेक्टिवली द यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द मैनेजमेंट। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे उनको बिल्कुल इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के थ्रू, जब हम सारी चीज़ों की मतलब लोगों ने कितना काम किया है, कितना वो काम करते हैं, वो हम सारी रिपोर्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, आज उन्होंने कितना काम किया है। तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो उनको हम इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो गला बिल्कुल ख़राब है, तो इस वजह से आपको अगर थोड़ी-सी भी आवाज़ में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करना। मैं इसलिए डेली वीडियो आप लोगों की बना रही हूँ क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई। इसलिए थोड़ा-सा कोऑपरेट करना अगर आवाज़ में आपको थोड़ा-सा लग रहा हो तो। To have an analysis of human assets is that whether such assets are concerned, developed or appreciated। मतलब कि हम एनालाइज कर सकते हैं हमारी ह्यूमन एसेट्स को और जो हमारी एसेट्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं, डेवलप अप्रिशिएटेड उनको अप्रिशिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड टू ऐड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड proper decision making for the futures by classifying the financial conventions of various practices। हम अपनी डेवलपमेंट के लिए जो हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर के अंदर हम देखो, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्कुल इफेक्टिवली यूज़ करेंगे तो हमारी जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं और जो हमारे जो भी प्रॉपर डिसीजन लेने हैं फ्यूचर के अंदर वो हम ले पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक वाज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड्स। इसके अंदर हमारे दो मेथड्स दिए गए हैं, वैल्यू अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच के अंदर हमारे दो दिए गए हैं, एक्विजिशन कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एंड वैल्यू अप्रोच के अंदर हमारे तीन दिए गए हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड एक्सपेंशंस मॉडल एंड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट अप्रोच हमारी कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच के अंदर हमें पता चलता है कि हमने जो एम्प्लॉयज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उनकी रिक्रूटमेंट के अंदर, उनकी ट्रेनिंग के अंदर, वो हमें उनको उस चीज़ को निकालने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड को हम दिस अप्रोच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्विजिशन कॉस्ट मॉडल। दिस मेथड मेजर्स द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट इन द एम्प्लॉयज़ यूजिंग द 5 पैरामीटर्स: recruiting, acquisitions, formal trainings and formalizations, informal trainings and formalizations, and experience and development। जो हम उनके एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन पांच चीज़ों के अंदर, वो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी उसको मेज़र करने में ये हेल्प करता है कि मतलब हमने लोगों के अंदर इन्वेस्ट की चीज़ें, हमने उनको सिखाया और वो सिखाया है वो चीज़ें हमें वापस देंगी। अगर हमने किसी भी इंसान को ट्रेनिंग दी तो वो चीज़ हमें वापस देगी। तो वो चीज़ होती है इसके अंदर। कॉस्ट को निकालने के लिए ये अप्रोच यूज़ की जाती है। मैंने 4-5 एक वीडियोज़ देखी थी जिसके अंदर ये बोल रहे हैं, मतलब टीचर्स ये बताते हैं कि मतलब कई टीचर्स मैंने देखा था कि वो बताते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप किस तरीके से अपना मन लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब इंसान
मतलब उसकी मजबूरियाँ हो जाती हैं, या फिर उसको ये लगता है कि फ्यूचर के अंदर तेरा कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है फ्यूचर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो मन है वो कहीं न कहीं अपने आप ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसको ये दिखेगा कि फ्यूचर के अंदर बहुत स्कोप है, या फिर फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा, और नहीं तो अपने पेरेंट्स का ही बिज़नेस सँभाल लेंगे, तो ये दिखेगा तो बच्चा कुछ करेगा ही नहीं। अगर उसको ये दिखेगा कि फ्यूचर के अंदर कुछ नहीं है, तभी वो कुछ करेगा। उसको ये होगा ना कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है और मुझे चाहिए, तो वो उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं हम लोग। अगर उसको पहले ही मिल रही है तो उसको उस चीज़ के लिए मेहनत करने का काम वो करेगा ही नहीं। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तब वो मेहनत करेगा। तो वही चीज़ होती है, तो वो अगर वो पढ़ाई वो कब करेगा, जब उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी। तो उसको उस चीज़ की नीड करवाओ कि हाँ, उसको ज़रूरत लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप कर लेगा। इसके अंदर फर्स्ट हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, जब हम किसी एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उसको अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको हमें दोबारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जो नया आएगा उसको रिक्रूट करना पड़ेगा एंड उसको सिलेक्ट करना। पहले हम उसको रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी कंपेशंस देंगे, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। तो उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच को यूज़ किया जाता है। This approach measures the cost of replacement an employee. According to Likert 1985, replacement cost includes recruitment, selections and compensations and training cost. इस सारी cost replacement cost approach के अंदर calculate करते हैं हम। Next है acquisition cost. An acquisition is the process of one corporate entity acquiring controls of another corporate entity by purchasing stock, swap or some other मेथड्स। इसके अंदर क्या है कि हम ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोऑपरेट एंटिटी जो है वो एक्वायर करते हैं और कंट्रोल करते हैं कोऑपरेट एंटिटीज को, परचेज करते हैं स्टॉक को। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर अर्निंग। लीव एंड सोच 1971 proposed an economic valuation of employers based on the present value of the future earning adjust for the profitability of employers death and separation retirement। इसके अंदर बोला गया है कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर अर्निंग के लिए उसको एडजस्ट किया जाता है इस मेथड के अंदर। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है एम्प्लॉयज़ की, डेथ हो जाती है, सेपरेशन या फिर वो रिटायर हो रहा है, तो उसके अंदर हमें वो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर अर्निंग्स के लिए, मतलब हमारी, हमें रिटायरमेंट के अंदर उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, या हमें उसको अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर वो अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेगी। वो फ्यूचर अर्निंग, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हम जब फ्यूचर अर्निंग को एडजस्ट करते हैं कि हमें फ्यूचर के अंदर भाई जो चीज़ें देनी है फ्यूचर के अंदर, तो उनको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा ना कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा। अगर हमारे पास फ्यूचर के अंदर उनको देने के लिए पैसा होगा ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। तो वही चीज़ है फ्यूचर अर्निंग, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हमारी फ्यूचर अर्निंग को एडजस्ट करना कि भाई आगे हमें ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, इतना प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। Next है value of the organization. Hickman and Jones 1967 proposed that when an organization had several decisions seeking the same employees, the employee should be allotted to the highest bidder and the big prize incorporated into that decision investment basis। इसके अंदर बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो सेवरल डिसीजन लेती है, तो हम उस एम्प्लॉयज़ के लिए उनको अलोकेट करने के लिए, तो वो चीज़ उस चीज़ के प्राइस को कैलकुलेट करना इस मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है। Next हमारा expansion model according to Meaves and Mack 1976. This model focus on attaching dollar estimates to the behavioral outcome produced by the working of an organization। इसके अंदर क्या होता है, ये अटैच करते हैं डॉलर्स को, एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई हमारा बिहेवियर आउटकम कितना आ रहा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है चीज़ों को, उनका आउटकम कितना आ रहा है उसको मेज़र करने के लिए मेथड, जो ये मेथड है, ये मॉडल है, ये यूज़ किया जाता है। देन लास्ट हमारा टॉपिकल लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देयर इज नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल नहीं होता, ये मेथड एक्सेप्टेड नहीं होता है। इन स्पीड्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी टेक्स लॉज डू नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन बीइंग एज एसेट्स। क्योंकि इस मेथड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, अब लोगों के बारे में हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो चीज़
हमारे लॉ के अंदर नहीं आती है, टैक्स के अंदर नहीं आती कि हमने हमने लोगों के ऊपर कितना खर्चा किया, तो वो उनके ऊपर क्यों आएगा भाई। वो चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं, वो चीज़ें हमारी एसेट्स के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने अपनी ट्रेनिंग खुद को, हमारे खुद के काम के लिए हमने उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है, तो वो चीज़ें टैक्स के अंदर और लॉ के अंदर नहीं आती हैं। The period of extensions of human resource in uncertainty and hence valuing them under uncertainty in the future seems to be unrealistic। जो पीरियड है ह्यूमन रिसोर्स का, ये मतलब हमें पता नहीं होता है कि ये अनसर्टेन होता है, कभी भी मतलब इंसान की डेथ हो जाए, या वो सेपरेट होना चाहे, या फिर वो रिटायर होना चाहे, तो वो अनसर्टेन होता है, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। फ्यूचर हमारा हमें किसी को भी नहीं पता है कि हम सुबह होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ भी हमें नहीं पता होती है। तो वही चीज़ है इसके अंदर, वो अनसर्टेन होता है, तो वो उसके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या पता कल कोई हो ना हो। लास्ट हमारा since human resources are incapable of being owned, retained and utilized unlike physical assets, this pose a problems to treat them as assets in the strict sense। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को हम एसेट्स तो नहीं बोल सकते कि हमारी एसेट्स हैं, और इसको हम इनकी ओवन रिटेन कोई भी यूटिलाइज्ड कैपिटल नहीं होती है, या फिर ओवन रिटेन कोई भी हमारी नहीं होती है एसेट्स, और इनको हम एसेट्स नहीं बोल सकते हैं, तो ये इनको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये इसकी लिमिटेशंस है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।